सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधा और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वे अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारे। चाहे शिक्षा हो, खेल कूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम है। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी, हॉलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे नई उड़ान। सर्वोदय पब्लिक स्कूल। हेल्थ कॉर्नर, विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर, आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन के दौरान मां करती रही हनुमान चालीसा का जाप। आजमगढ़ से मेडिकल साइंस और मानव जज्बे की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया। गाजीपुर की रहने वाली 27 वर्षीय गर्भवती महिला रोशनी यादव का ब्रेन ट्यूमर का जटिल ऑपरेशन आजमगढ़ के लाइफलाइन हॉस्पिटल में बिना बेहोशी के सफलतापूर्वक किया गया। सबसे खास बात यह रही कि ऑपरेशन के दौरान मरीज होश में रही और हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। यह ऑपरेशन तकनीकी दक्षता, आस्था और मां के साहस का अद्भुत संगम रहा। बता दें कि गाजीपुर की रहने वाली रोशनी यादव 2 महीने की गर्भवती थी जब उन्हें अचानक मिर्गी के झटके आने लगे तो परिजन उन्हें लेकर आजमगढ़ के लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुंचे, जहां जांच में ब्रेन ट्यूमर का पता चला। समस्या यह थी कि ट्यूमर दिमाग के बेहद संवेदनशील हिस्से में था, जहां ऑपरेशन के दौरान आवाज जाने या अंगों में लकवा तक हो सकता था। साथ ही गर्भावस्था की वजह से सीटी स्कैन जैसे जरूरी परीक्षण भी नहीं हो सकते थे, जैसे डॉक्टरों के सामने दोहरी चुनौती थी। सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह और उनकी टीम ने बिना बेहोशी के अवैध ब्रेन सर्जरी का फैसला किया, जिसमें मरीज पूरे होश में रहता है। ऑपरेशन के दौरान रोशनी लगातार हनुमान चालीसा का जाप करती रही और हाथ पैर हिला कर डॉक्टरों से संवाद भी करती रही। इस दौरान डॉक्टरों ने ब्रेन मैपिंग, नेविगेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर न सिर्फ मां की जान बचाई बल्कि गर्भस्थ शिशु को भी सुरक्षित रखा। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अनूप कुमार, सीनियर न्यूरो सर्जन, ने बताया कि यह एक दोहरी चुनौती थी। मां और गर्भस्थ शिशु दोनों की जिंदगी दांव पर थी। ऐसे मामलों में हम मरीज को बेहोश नहीं कर सकते थे, इसलिए अवैध ब्रेन सर्जरी का रास्ता चुना। पूरी टीम ने मिलकर तकनीकी और अनुभव के बल पर यह चमत्कार दिखाया। ये लाइट देखिए, आप लोगों ने हमेशा कई बार आपने इस चीज़ को इस तरीके की न्यूज़ेस अखबारों में अब आराम से चलिए। अब आराम से चलिए। ये उधर घुस जाइए, मतलब अपन बना लिए तो पहले बस इससे आपको समझ जाएगा कि हम लोग किस चीज़ पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन इसी बीच 1 महीने बाद ही संध्या जी को कुछ मिर्गी के झटके आने लगे और ब्रेन ट्यूमर, एक बहुत ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर इनके ब्रेन में एमआरआई पे पता चला। न सिर्फ ये ट्यूमर खतरनाक था बल्कि इसकी लोकेशन भी खतरनाक थी और ये ऐसी जगह पे था
जहाँ से दाहिने हाथ पैर की ताकत जाने और आवाज़ जाने का खतरा ऑपरेशन के दौरान। ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि बच्चा जब ये प्रेग्नेंट है या 9 महीने तक इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा आप लोगों के निर्देशन में। अभी ऑपरेशन का अभी जस्ट 6वां 7वां दिन है और वो पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ हैं, घर जाने के लिए तैयार हैं और उन्हें आज हम लोग डिस्चार्ज भी कर रहे हैं आज ऑपरेशन के 7वें दिन। और अब इसके आगे का उपचार जो है वो ट्यूमर की प्रवृत्ति जो उसकी बायोप्सी रिपोर्ट होती है उस पर निर्भर करता है कि ये ट्यूमर की प्रवृत्ति क्या है। ये एक बिनाइन लीजन था या एक खराब तरीके का कोई कैंसर था, उसके आधार पे पेशेंट के आगे का उपचार रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, एक एक चीजें तय की जाती हैं। तो ये एक लंबा समय होता है और इसमें पेशेंट को कई बार एक लंबे समय तक महीनों सालों ऑब्जर्वेशन और फॉलोअप में रहने की जरूरत होती है। तो सारी चीज़ों को मैनेज कराया ताकि मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकूं। आज संजय जी आपके सामने है, इनका पूरा ट्यूमर हम लोग निकाल चुके हैं, ये स्वस्थ हैं। थोड़ा सा ऑपरेशन के दौरान भी 7 कंट्रीज से आ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हैं। अगर हम लोग के रिसर्च पेपर्स अमेरिकन जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं, अगर हम लोगों के रिसर्च आर्टिकल्स पे अमेरिका के सबसे लीडिंग न्यूरोसर्जन का ये कहना है कि दिस बुक इज अ पॉइंट ऑफ नेशनल प्राइड फॉर इंडियन न्यूरोसर्जरी। अगर हमारी क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम समीर कुमार यादव है। समीर जी, सिस्टर को आपकी कब से तबीयत खराब थी और कब लगा आपको ऑपरेट करना पड़ा? सबसे पहले तो 1 साल पहले से इनका थोड़ा थोड़ा सर दर्द करता था, तो हम लोग सोचते थे कि नॉर्मल कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका टेम्पररी इलाज करते थे। फिर आफ्टर 1 ईयर बाद हमने इनकी शादी कर दी। तो शादी के 6 मंथ बाद इनको एक झटका आया। तो उस झटके में हम लोग इनको उसमें क्या हुआ, उसमें जो ये राइट साइड का ये था वो खींच रहा था, चेहरा खींच रहा था। तो उनको हम लोग ले गए थे चंदौली, वहाँ दिखाए थे, कोई होम्योपैथ के डॉक्टर थे। तो उनको दिखाया तो वहाँ कुछ दिन बाद मतलब सही हो गया और उनकी दवा भी चल रही थी। तो आफ्टर 6 मंथ दोबारा इनको अटैक आया, जब ये अपने ससुराल में थे। तो वहाँ आया तो प्रेजेंट टाइम में मैं नहीं था, इनके हस्बैंड थे और इनकी फैमिली थी। तो उन्होंने मतलब ये सुना था कि मतलब आजमगढ़ में भी कोई ऐसा अच्छे सर्जन है या मतलब कि लकवा का देखते हैं, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट इनको यहाँ लेके आया, एडमिट किया। फिर उन्होंने यहाँ आने के बाद हम लोगों के पास चैलेंजेस ये हुए कि हम क्या करें। यहाँ हम मतलब कि सब लोगों से डिस्कशन किया तो फाइनल रिजल्ट आया कि सर्जरी ही करना पड़ेगा इनका। तो हम लोग सोच रहे कहाँ कराएं, यहाँ कराएं या पीजीआई कराएं या वेदांता में कराएं या वहाँ कराएं। तो ऐसे सोचते सोचते 2-3 दिन हमारा ऐसे भी चला गया। तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं, हम सर्जरी करवाएंगे। सारा ओवरऑल हमने रिव्यू ले लिया तो पता चला नहीं सर मतलब अच्छे सर्जरी इनसे करवाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि यहीं करवाएंगे, तो हमने यहाँ सर्जरी करवाया। तो भगवान के कृपा से अच्छा हो गई, मतलब सर्जरी भी सफल हो गया। और हस्बैंड सर ये अपना दूध का व्यापार करते हैं, तो अभी वो डेली 12 बजे तक तो इधर रहते हैं। तो मैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सपोर्ट उनका हमारे पास है, उनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। उनके बुआ के लड़के 24 घंटा साथ ही रहते हैं हमारे। ये सामने है राकेश जी। जैसे ऑपरेशन हो गया, सक्सेस हो गया, जी जी, दोनों एक साथ चैलेंज था। जी जी। तो डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब अनूप सर को गायत्री मैम को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सक्सेसफुल सर्जरी किया। साथ ही उनकी सपोर्टिंग जो टीम है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूनम मैम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चे के मतलब देख रेख में सारा कुछ मतलब सफल हो गया। मैं मैम, मानसिक रूप से पेशेंट को कैसे आपने कन्विंस किया कि वो होश में भी रहते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप भी किया और हाथ पैर भी हिलाए और उनकी सर्जरी भी अब ठीक हुई है? कैसे ये कन्विंस किया कि आप होश में और ये ऑपरेशन होगा? देखिए, कोई भी ऑपरेशन बिना बेहोशी के नहीं होता है। बेहोशी के बहुत पद्धतियां हैं, आज के मॉडर्न एनेस्थीसिया में तमाम पद्धतियां हैं। जब हमें पता चला कि ट्यूमर ऐसी जगह है जहाँ की इसका स्पीच अफेक्टेड हो सकता है, इसके हाथ पैर अफेक्टेड हो सकते हैं, क्वालिटी अफेक्टेड हो सकते हैं, इस परिस्थिति में हम लोग अवेक ब्रेन सर्जरी का प्लान करते हैं, अवेक एनेस्थीसिया देते हैं। अवेक एनेस्थीसिया में यूजुअली 2 पद्धति इस्तेमाल करते हैं, स्काल्प एनेस्थीसिया एंड
अवेक सेडेशन, लेकिन अवेक सेडेशन में हमें कुछ ना कुछ एनेस्थेटिक ड्रग का यूज करना पड़ता है। क्योंकि इसके गर्भ में बच्चा पल रहा था तो हमने डिसाइड किया कि इसको अवेक सेडेशन भी हम नहीं देंगे, सिर्फ स्काल्प एनेस्थीसिया के साथ ही हम काम करेंगे। इसके लिए पेशेंट को हम लोग 3 से 4 दिन पहले से काउंसलिंग करना शुरू करते हैं और उसको बताते हैं इस एनेस्थीसिया का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सर्जरी कैसे होनी है और ये तुम्हारे लिए कितना यूजफुल है तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की। हमारे समझाने से पेशेंट कन्विंस हो जाते हैं और उससे इम्पोर्टेंट हम सेलेक्ट करते हैं पेशेंट क्या ये करा पाएगा। क्योंकि जब हम उससे कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी फिजिक देखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसकी बातें करते हैं, उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि पेशेंट ये कराने में सक्षम है और हम करा लेंगे। ऑपरेशन के दौरान अगर कोई चैलेंजेज आएंगे इंट्रा ऑपरेटिव, जैसे सांस लेने में कोई दिक्कत हो, पेशेंट को उलझन हो, उल्टी हो या झटके आए, तो हम इसका एयरवे को मैनेज कर पाए। तो ये सारी चीज काउंसलिंग और प्रिपरेशन हम ऑपरेशन से पहले ही कर लेते हैं। और ऑपरेशन के दौरान बेसिकली हमें लगातार पेशेंट को मॉनिटर करना होता है। एनेस्थीसिया देने के बाद, एनेस्थीसिया देने के लिए हम उसके पूरे जो सर है उसके हिस्से को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक के दौरान पेशेंट को थोड़ा फील होता है, उसके लिए भी हम काउंसिल करते हैं। नॉर्मल में हम दवाइयाँ कुछ देते हैं, लेकिन इस पेशेंट को हमने यूजुअली कोई मेडिसिन नहीं दी। पेशेंट काउंसलिंग पे इसने सारा इंजेक्शन लगवा लिया और ऑपरेशन के दौरान हम लगातार इससे बात करते रहे, इससे हम कहते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं। शनिवार का दिन था, मैंने इसे कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो इसने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। साथ में ही ऑपरेशन के दौरान ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगा के उसको लोकेशन देखा गया कि कहाँ पे है, और उसी साथ में उससे बोलने के लिए बोला, उसके हाथ पैर को, अफेक्टेड हाथ पैर को चलाने के लिए बोला गया, ताकि हम देख पाए कि ये सुरक्षित ऑपरेशन चल रहा है और पेशेंट को कोई डैमेज नहीं हो रहा है। आप लोगों की टीम के लिए कितना चैलेंजिंग रहा कि आप लोग ये, अगर आप ये मेरे लिए पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया नॉर्मली भी अवेक ब्रेन सर्जरी सबसे डिफिकल्ट सर्जरी होती है। जैसा कि हमने बताया, पेशेंट पूरे टाइम होश में रहती है और एक फिक्स लोकेशन पे एक पतले सर्जिकल टेबल पे पड़ी रहती है। पेशेंट इसका हेड फिक्स होता है, पेशेंट सर्जिकल टेबल पे मूव नहीं कर सकती है और खुद से होश में सांस लेती रहती है। इसकी हम नॉर्मली सांस की भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कुछ ओरल मॉनिटर्स हैं मेरे पास जो इसको लगाकर कितना ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, कितना ऑक्सीजन की मात्रा चल रही है, ये सारा मॉनिटर करते हैं। इसके साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट, टेम्परेचर, ईसीजी सारी मॉनिटरिंग होती रहती है और इन पेशेंट का भी करते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि अगर ऑपरेशन के दौरान कोई कार्डियक इवेंट हो या कोई रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो, कोई सीजर आए, तो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास तैयार होते हैं कि पेशेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया में इमीडिएट कन्वर्ट कर दें। द्वारा किस तरह का ऑपरेशन रहा और क्या चीजें इसमें क्रिटिकल रही? 27 वर्षीय महिला जिस समय हमारे पास आई, उस समय उनकी एक सिंपल एक समस्या थी कि भाई इन्हें मिर्गी के झटके आ रहे हैं जो चेहरे के दाहिने हिस्से में और दाहिने हाथ में लगातार हैं, और वो लगातार आ रहे थे, बने हुए थे। दिन में 10-10, 12-12 झटके आ रहे थे इनको। एक प्राथमिक उपचार के साथ, क्योंकि एक दूसरा एक बहुत क्रूशियल सिनेरियो यहाँ पे ये था कि वो उनका 2nd मंथ का प्रेगनेंसी था, तो हम सिटी स्कैन नहीं करा सकते थे। हमने फिर इनकी एमआरआई जांच कराई और सरप्राइजिंगली एमआरआई जांच पे एक बहुत ही गंभीर ट्यूमर दिमाग के बाएं हिस्से में मिला, जो कि आवाज और दाहिने हाथ पैर की ताकत की नसों के बहुत ही पास था। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये ट्यूमर एक खराब प्रवृत्ति का था, इसको रखा भी नहीं जा सकता था। पेशेंट 2nd मंथ प्रेगनेंसी थी, ऐसी जगह पे था जहां से लकवे और आवाज की जाने का खतरा था। तो ऐसी परिस्थिति में इस ऑपरेशन को करना भी जरूरी था और यहाँ पे न सिर्फ 2 जान उसको बचाने का प्रश्न था, बल्कि उन दोनों जानों को एक जीवन जीने योग्य भी देना एक आवश्यक एक चैलेंज था। तो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए एक पूरी टीम जो यहाँ पे न्यूरो सर्जरी, हमारे न्यूरो एनेस्थीसिया, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे सारी टीम की एक पूरी मीटिंग हुई कि हम इस ऑपरेशन को कैसे सुरक्षित तरीके से परफॉर्म करें। और इसमें डॉक्टर पूनम और डॉक्टर हमारी बेहोशी की विशेषज्ञ डॉक्टर गायत्री ने, उनका की रोल था। डॉक्टर पूनम इस चीज को सुनिश्चित किया कि बच्चा सुरक्षित है और बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम इन झटकों के कारण नहीं हुई है। और फिर मुख्य पार्ट जो था डॉक्टर गायत्री का रहा, जिन्होंने इस ऑपरेशन को फिर एक अवेक एनेस्थीसिया प्रणाली के द्वारा कराना सुनिश्चित किया। इसमें उन्होंने ये तय किया कि हम पेशेंट को ऐसी कोई दवा ना दें जो कि उसके बच्चे गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करे।
हम ऐसी कोई दवा ना दें जिसके कारण पेशेंट इतना सीरियस हो जाए कि उसे पता ही नहीं चले और ऑपरेशन के दौरान वो कोऑपरेट न करे, जिससे उसके हाथों पैरों में कमजोरी या उसकी आवाज प्रभावित हो। तो इस तरीके से हमने इस ऑपरेशन को लगभग 4 घंटे चले इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया, जिसमें एक लंबा अवधि इससे 4 घंटा तो सिर्फ सर्जिकल पार्ट था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लंबा इसका ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद की डॉक्टर गायत्री की तैयारियां थी, जिसमें उन्होंने इस ऑपरेशन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। और ऑपरेशन के दौरान पेशेंट दाहिना हाथ पैर चलाता रहा, जिसमें लकवे का खतरा था, ताकि इस चीज को ऑपरेशन में कहीं भी किसी स्टेज पे अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो तो हमें पता चल जाए। और ऑपरेशन के दौरान, चूंकि उस दिन शनिवार का दिन था, पेशेंट ने लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया, ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि हाँ, उसके आवाज और उसकी अन्य चीजों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। खैर, पेशेंट का एक सुरक्षित ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उसका पूरा ट्यूमर निकाल दिया हम लोगों ने। ऑपरेशन के बेड पे थोड़ी सी सूजन के कारण हल्की फुल्की से आवाज में कुछ दिक्कतें अभी नोटिस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 हफ्ते के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा। वो आराम से चल फिर रही हैं, आराम से स्वस्थ हैं और एक नॉर्मल जीवन बिताने के लिए तैयार भी हैं। इनको कैसे कन्विंस किया गया और ये कैसे संभव हुआ, जिसे आमतौर पर लोग भुला जाते हैं ऑपरेशन होने वाला है, इतने से ही घबराहट होती है। इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर गायत्री से लीजिए।